एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन, 14 क्रू मेंबर्स और एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, फिर भी वो मिशन कभी पूरा नहीं हुआ और ना ही उनमें से आज तक किसी का कुछ पता चला। ऐसा क्या हुआ था कि रेस्क्यू करने वाले 13 क्रू मेंबर्स भी गायब हो गए और आज तक वापस नहीं आए? क्या सच में ये इतनी मिस्टीरियस जगह है कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट वापस नहीं आता? ऐसा क्या है यहाँ कि इस जगह पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है? ये साल था 1945 और तारीख थी 5 दिसंबर। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा के एयरबेस से उड़ान भरते हैं। इस फ्लाइट को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। ये एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था जो कि 3 घंटे चलना था। इस मिशन में 14 क्रू मेंबर्स थे और ये मिशन एक एक्सपीरियंस्ड पायलट चार्ल्स सी टायलर लीड कर रहे थे। इन प्लेन्स ने फ्लोरिडा से ईस्ट की ओर उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास में कुछ गड़बड़ है। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं लेकिन वो भी नहीं चल रहा था। वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पहचान पा रहे थे। लीडर ने अपनी टीम से पूछा मगर सबने बताया कि उनके भी कंपास काम करना बंद कर चुके हैं। रेडियो पर अजीब से मैसेजेस आने लगे। वेदर खराब हो रहा था और 4:56 पर टेलर ने कहा कि उनको भरोसा है कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको पर उड़ रहे हैं और ये भी कहा कि फ्लोरिडा जाने के लिए उन्हें ईस्ट की तरफ उड़ना होगा। उन्होंने सबको ईस्ट डायरेक्शन में उड़ने को कहा लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स का मानना था कि वो ऑलरेडी ईस्ट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ ही उड़ रहे हैं और उन्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। ईस्ट फ्लाई करने के ऑर्डर के जस्ट बाद ही उन प्लेन्स में से एक प्लेन से रेडियो ट्रांसमिशन आता है कि कुछ क्रू मेंबर्स वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। जल्द ही सनसेट हो गया और रात भी हो जाती है। इसी पॉइंट पर यह माना गया कि प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर दूर थे। शाम को 7:04 पर टेलर का लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन आता है कि ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल। व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन्स वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और उसके बाद उन प्लेन्स से दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो प्लेन्स हमेशा के लिए खो जाते हैं और आज तक उन प्लेन्स का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के डिसअपियरेंस के बाद एक सर्च और रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है और उस प्लेन में 13 क्रू मेंबर्स थे लेकिन वो एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है। 9:15 पर एक अमेरिकन स्टीम टैंकर SS गेन्स मिल रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एक एक्सप्लोजन देखा है जो कि लगभग 100 फीट ऊंचा था और लगभग 10 मिनट तक जलता रहा। कैप्टन स्टेनली ने कहा कि उन्होंने वहां सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश भी की मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। एक एस्कॉर्ट कैरियर USS सोलोमोन्स ने भी रिपोर्ट किया कि लगभग उसी टाइम उनका कांटेक्ट अपने एक एयरक्राफ्ट से टूट गया जो कि उसी पोजीशन पर था। पहले 14 क्रू मेंबर्स गायब हुए और उसके बाद जो क्रू उन्हें ढूंढने गया था वो भी गायब हो गया। इसके बाद एक काफी ही बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके मगर आज तक उनका कुछ पता नहीं चला है। किसी एक इंसान की बॉडी तक नहीं मिली और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का कोई मलबा। जिस एरिया में एयरक्राफ्ट गायब हुए थे उसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में कहा जाता है कि 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं। कई लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये अटलांटिक ओशन का काफी मिस्टीरियस इलाका माना जाता है जहाँ काफी शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं चला है। ये एरिया फ्लोरिडा USA, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच में पड़ता है और ट्रायंगल की शेप बनाता है। कुल मिला के ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और इसकी कहानियां 500 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई जगह ढूंढने निकला तो उसने कहा कि जब वो इस एरिया में ट्रेवल कर रहा था तो उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। एक रात जब उसने अपने शिप से आसमान की तरफ देखा तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो कि आग के गोले की तरह लग रही थी। उसने देखा कि वो आग का गोला आसमान से समंदर में
जा गिरा। यहीं से इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। इस जगह को बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम 1964 में एक मैगजीन आर्गोसी से मिला था, जिसमें विंसेंट एच गैडिस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल के अंदर शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की डिसअपीयरेंस की स्टोरीज को लिखा गया था और विंसेंट ने इन सारी कहानियों को जोड़ने की कोशिश की ताकि एक मिस्ट्री बन सके। उसने ये हाइप क्रिएट करा कि इस एरिया में कुछ ऐसा खास है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और जहाज यहाँ गायब हो जाते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, मगर इस आर्टिकल ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। इतना ज्यादा पॉपुलर कि उस पर कई मूवीज बनी, कई बुक्स लिखी गई और यहाँ तक कि कंप्यूटर गेम्स भी बनी। अगर आपको लगता है कि फ्लाइट 19 की स्टोरी मिस्टीरियस थी, तो अब बात करते हैं एलन ऑस्टिन शिप की। साल 1881 में एक 210 फीट लंबी एलन ऑस्टिन शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी और उसी जर्नी में बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया के पास उसे एक अनआइडेंटिफाइड शिप मिली। बाहर से देखने पर वो शिप बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उस शिप पर एक भी इंसान नहीं था। उस पर कोई क्रू मेंबर भी नहीं था और ना ही कोई पैसेंजर दिखा। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि वो उस शिप पर जाकर देखेंगे कि उस पर क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने अपनी शिप को उस अनआइडेंटिफाइड शिप के साथ खड़ा किया और 2 दिनों तक वेट किया ताकि चेक किया जाए कि दूसरी शिप पर कोई है भी या नहीं। 2 दिन तक उस शिप पर कोई हलचल ना होने की वजह से कैप्टन उस शिप पर जाते हैं। उस शिप पर काफी सामान था और हर चीज अपनी जगह पर थी जहां होनी चाहिए थी। उस टाइम पर पायरेट्स का काफी खौफ हुआ करता था क्योंकि पायरेट्स शिप्स को लूट लिया करते थे, मगर इस शिप पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सारे वैल्यूएबल आइटम्स उसी शिप पर ही मौजूद थे। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो उस शिप को अपने साथ लेकर जाएगा। उसने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पर भेजा और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। पहले 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन उसके बाद एक तूफान आया। दोनों शिप्स एक दूसरे से अलग हो गए और वो अनआइडेंटिफाइड शिप गायब हो गया। जब तूफान खत्म हुआ, कैप्टन ने उस शिप को ढूंढने की काफी कोशिश की और काफी टाइम ढूंढने के बाद उसे वो शिप मिल गया। जब वो उस शिप के पास पहुंचा तो फिर से उस शिप पर कोई नहीं था। जो क्रू मेंबर्स उसने उस पर भेजे थे वो भी गायब थे। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन शिप बिल्कुल ठीक हालत में था। कैप्टन ने दोबारा उस शिप को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया और फिर से कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पर भेज दिया, लेकिन रास्ते में फिर से एक तूफान आया और फिर से वो शिप अलग हो गया और नए क्रू मेंबर्स भी गायब हो गए। इस बार कैप्टन ने उस शिप को वहीं छोड़कर वापस आ गया। वापस आने पर कैप्टन ने ये स्टोरी एलन ऑस्टिन शिप के मालिक को सुनाई और जिसे सुनकर वो इतना घबरा गया कि उसने एलन ऑस्टिन शिप को ही बेच दिया। लेकिन ये स्टोरी काफी पुरानी है, जिसकी वजह से काफी लोगों ने इसमें अपना वर्जन ऐड कर दिया है और इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो क्या है बर्म्यूडा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स की सच्चाई? इसके लिए कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग इसके पीछे एलियंस का हाथ मानते हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को किडनैप कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। कुछ लोग मानते हैं कि इस इलाके का ओशन एयरक्राफ्ट्स और शिप को निगल जाता है। ये सब तो अर्बन लेजेंड्स हैं। अब कुछ साइंटिफिक थ्योरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ का ओशन का कुछ एरिया काफी शैलो है। सैटेलाइट से देखने पर यह पता चलता है कि कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास का ओशन काफी शैलो है। ये टर्कोइश कलर का दिखता है और उसके आसपास ही काफी गहरा डीप ब्लू ओशन है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जहां पुराने जमाने में शिप्स आते थे और वहीं फंसकर रह जाते थे। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिज्म है, जो ये है कि अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग अलग जगह है। तो जब आप कंपास पर नॉर्थ देखोगे तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगा, लेकिन असली नॉर्थ पोल कहीं और ही आसपास ही है, जिसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। जब लोग कंपास यूज करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर कंपास यूज करोगे तो मैग्नेटिक और जियोग्राफिक दोनों नॉर्थ पोल एक ही जगह दिखेंगे। ऐसी जगह को एगोनिक लाइंस कहते हैं। ये लाइन टाइम के साथ शिफ्ट होती रहती है और ये लाइन बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया के पास भी थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ के कुछ एरियाज में मीथेन हाइड्रेट पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि अगर पानी में मीथेन की मात्रा
ज्यादा हो जाती है तो उससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से शिप्स फ्लोट नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। और इसी तरह से अगर पानी में नमक ज्यादा हो जाए तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और शिप्स आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। तो ये थ्योरी बनाई गई कि अगर ओशन में मीथेन बर्स्ट होता है और उसी टाइम कोई शिप उस एरिया से गुजर रहा है तो वो इंस्टेंटली डूब जाएगा, लेकिन इसका भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ये सच है कि कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरे वर्ल्ड में हर ओशन के कई एरियाज में हो चुका है। लेकिन मीडिया में बर्म्यूडा ट्रायंगल को किसी मिस्टीरियस एरिया की तरह पेश किया जाने लगा तो वो और ज्यादा फेमस होने लगा। जर्नलिस्ट लैरी ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, और उन्होंने भी यही कहा था कि इस एरिया में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन जब ये जगह फेमस होने लगी तो लोग अपनी खुद की कहानियां बनाने लगे। कुछ स्टोरीज तो काफी अजीब थी जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। एलन ऑस्टिन शिप वाली स्टोरी भी शायद ऐसे ही बनाई गई होगी। यूएसए के द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो भी एयरक्राफ्ट्स या शिप्स इस एरिया में गायब हुए हैं, इनकी परसेंटेज बाकी किसी और समुद्री एरिया में हुई घटनाओं से ज्यादा नहीं है। यूएसए के कोस्ट गार्ड्स ने ये भी कहा है कि वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया को बिल्कुल भी खतरनाक नहीं मानते। इनफैक्ट इस एरिया में काफी ज्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट्स चलते हैं तो कोई ना कोई इंसिडेंट होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही इस एरिया में तूफान काफी ज्यादा आते हैं और यहाँ गल्फ स्ट्रीम भी है तो शिप्स के डूबने का चांस भी ज्यादा बन जाता है। इतनी ज्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी जब 2013 में वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस वाटर एरियाज की लिस्ट बनाई गई तो बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम उस लिस्ट में नहीं था। तो सिंपल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ शिप्स या एयरक्राफ्ट्स गायब हुए हैं वो बर्म्यूडा ट्रायंगल का कोई मिस्टीरियस फिनोमेना नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें वर्ल्ड में किसी और समुद्री एरिया में भी हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।